हेलो स्टूडेंट्स। आज 26 अप्रैल। मैंने प्रातःकाल आपको विविक्त कर के बारे में बताया और विविक्त कर के आधार पर हम ये कैसे बताते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं है, वो भी मैंने आपको अलग अलग शर्तें बताई थी। तो बच्चों, आप उसमें प्रश्नों को हल कीजिए। कुछ उसमें कथनात्मक प्रश्न भी हैं, वो भी उसी तरह से हल करने हैं। सिर्फ उसमें पहले हमें समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें उनके मूल ज्ञात करने होंगे। तो आप बनाइए। अगर कोई प्रश्न आपका रुक रहा हो, नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे ग्रुप में शेयर करके उससे पूछिए। कुछ बच्चे बना भी रहे हैं, मुझे दिखा भी रहे हैं, भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ इस अगले चैप्टर में, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, हमारे पास अलग अलग तरह की गणित में श्रेणियाँ हम देखते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल दो श्रेणियाँ आपके सामने ला रहा हूँ। जैसे पहले लिखी है मैंने, ये पहली वाली लिखी है 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन, आगे बढ़ती जा रही है इसी तरह से, इसी क्रम में। और एक और दी है सेकंड नंबर में 7, 10, 13, 16, 19 एंड सो ऑन, इसी क्रम में ये आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो पहला वाला अनुक्रम है उसको अगर हम ध्यान से देखें, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, 5 में से 3 माइनस करें 2 आ रहा है। तीसरे में से दूसरा पद घटाएं, 7 में से 5 माइनस करें 2 आ रहा है। चौथे पद में से तीसरा घटाएं, 9 - 7 2 आ रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं क्रमांगत पदों का अंतर बराबर आ रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार दूसरी जो मैंने सीरीज बनाई है वहाँ भी हम देख रहे हैं दूसरे पद में से पहला पद, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा अगर घटाएं तो वहाँ भी जो है अंतर उनका बराबर आ रहा है 3 का। अतः संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक दो क्रमांगत या क्रमित पदों के बीच अंतर समान होता है उसे हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये जो समान अंतर आ रहा है इनमें, इस समान अंतर को सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब बच्चों, मैं इसको आगे बताता हूँ कि कैसे हम व्यापक रूप में समांतर श्रेणी को लिखते हैं। इसके लिए मैंने माना किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, प्रथम पद, और सार्वंतर को हमेशा हम डी मानते हैं। डिफरेंस डी से स्टार्ट होता है, कॉमन डिफरेंस है ये। तो बच्चों, यहाँ पर पहला पद तो हो जाएगा हमारा, हमें दिया ही हुआ है ए। अब दूसरा पद कैसे निकालेंगे? जैसे आपने ऊपर देखा, पहला पद 3 था, पहले वाली श्रेणी में हमने देखा। सार्वंतर 2 आया था, 2 का अंतर आ रहा था। 3 में 2 जोड़ा तो अगला पद आ गया 5। तो यहाँ पर हमने सार्वंतर डी लिया है, पहला पद ए है तो दूसरा पद क्या होगा? ए प्लस डी। तीसरा पद अगर निकालेंगे तो दूसरे पद में डी और जोड़ देंगे। दूसरा पद हमारा ए प्लस डी था, उसमें और डी हमने ऐड कर दिया तो ए प्लस 2d आ गया। चौथा पद हम निकालेंगे तो हम ए प्लस 2d जो आया है इसमें और एक बार डी ऐड कर देंगे, सार्वंतर जो आया हमारा अंतर उनका, तो ए प्लस 3d। इस तरह से हम आगे के पद आगे को ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यापक रूप में समांतर श्रेणी इसी आधार पर हम ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये कहा, जैसे पहला पद हमारा ए था ना, दूसरा पद निकालने में ए के साथ केवल 1d जुड़ा है, 1d जुड़ा है। और तीसरा पद निकालने में ए के साथ हमारा 2d जुड़ा है। तीसरा पद कह रहे हैं तो 2d जुड़े हैं। तीसरे पद 3 में से 1 माइनस कर दो, उतने डी जोड़ लें। चौथे पद के लिए हम ए के साथ 3d जोड़ लें, मतलब 4 में से 1 माइनस कर दो, उतने डी ऐड कर दो ए के साथ, ए प्लस 3d आ जा रहा है। अगर हम इसके बाद का भी पद निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ए के साथ कितने, पांचवा पद निकालेंगे तो ए के साथ 5 - 1d जोड़ेंगे, मतलब ए प्लस 4d हो जाएगा। तो इसी तरह से बच्चों, अगर हमें मान लेते हैं एनवां पद निकालना है इस श्रेणी का, तो हम ए के साथ n से एक कम माने n - 1d जोड़ेंगे इसमें, तो हमारा nवां पद क्या आ जाएगा? a प्लस n - 1 इंटू डी। यही हमारे nवें पद का व्यापक रूप से सूत्र होता है समांतर श्रेणी के लिए। nवें पद को हम हमेशा a n से दर्शाते हैं। जैसे पहला पद लिखना है हमने, हम a कहते हैं खाली, जनरली हम उसको a के नीचे 1 लिख के लिखते हैं, a1। दूसरे पद के लिए a2, तीसरे पद के लिए a के नीचे 3a3, चौथे पद के लिए a के नीचे 4a4, ऐसी nवें पद के लिए an। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारा an जो आ गया वो हमारा आ गया सूत्र के रूप में
व्यापक रूप में ये आ गया a+n-1 इंटू डी। अगर मान लेते हैं किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद ही हैं, अंतिम पद n ही है अगर, तो जो nवां पद होगा वो अंतिम पद भी कहलाएगा। an को हम l भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म। तो an को हम l भी डिनोट कर सकते हैं। तो an बराबर l, ये बराबर हो गया a+n-1 इंटू डी। बच्चों हम आगे सवाल और करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समांतर श्रेणी में है नहीं है ये पद, इसकी हमने जांच करनी है। प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल का पहला खंड ले रहा हूँ। इसमें हमें ये दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया आगे को होता है। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए मतलब पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए हम कितना ही किलोमीटर जाएं, पहले किलोमीटर के लिए हमें 15 रुपया किराया देना ही है। अगर हम 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस अतिरिक्त अब अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये देना पड़ेगा। मतलब 15 + 8 = 23 हम किराया पे करेंगे। अगर हमें 3 किलोमीटर जाना होता है तो पहले किलोमीटर के लिए तो 15 रुपया होगा ही, प्लस बाकी जो 2 किलोमीटर और बच रहे हैं उनमें 8 मतलब 2 बार 8 आ गया, 2 × 8 16 रुपया और देंगे 15 के साथ। तो 15 + 31 तो 3 किलोमीटर के लिए 31 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अब ये हमारे इस तरह का सवाल है, हमें ये बताना है क्या ये जो सीरीज बनेगी किराए की इस तरह से, क्या वो एपी में है तो क्यों। अब हम ये जानते हैं एपी में तब होता है जब हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, तीसरे में से दूसरा घटाएं, चौथे में से तीसरा घटाएं, तो वो अंतर हमेशा समान आना चाहिए। मतलब सार्वंतर अगर समान आ जाता है, 2 क्रमांकित पदों का अंतर समान आता है तो हम कहते हैं समांतर श्रेणी में है। तो बच्चों चलिए इस सवाल का हल लेते हैं। प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया हमें 15 रुपया दिया है। पहले वाले किलोमीटर के लिए तो हमें 15 रुपया देना ही है। अगले किलोमीटर के लिए फिर हमारा 8 रुपया बढ़ता जाएगा। तो प्रथम किलोमीटर का किराया, टैक्सी किराया 15 रुपया, अगले प्रत्येक किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। अब मान लेते हैं कोई आदमी 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया देना पड़ा। अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर दूरी तय करता है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो 15 + 8 23 रुपया, 23 रुपया उसको देने पड़ेंगे 2 किलोमीटर के। अगर कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर दूरी तय करता है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस अगले किलोमीटर के लिए 8, फिर अगले किलोमीटर के लिए 8, मतलब 15 + 2 × 8, 8 2 बार आ गया। तो 15 + 16 = 31 रुपया उसको 3 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर दूरी तय करता है तो पहले किलोमीटर के लिए 15 प्लस बाकी 3 किलोमीटर के लिए 8 रुपया वो देगा, अर्थात 15 + 3 × 8 मतलब 15 + 24, उसे 39 रुपया किराया पे करना पड़ेगा। ऐसे ही हम आगे के लिए भी निकाल सकते हैं, दूरी के लिए 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, हमने 4 किलोमीटर तक का देख लिया है। तो यहाँ हमारा जो पहला पद आ रहा है पहले किलोमीटर के लिए किराया वह है A1 = 15, दूसरा पद A2 आ रहा है 23, तीसरा पद A3 आ रहा है 31, चौथा पद 4 किलोमीटर के लिए जो किराया है A4 वो आया 39। तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो A2 - A1 23 - 15 8 आ रहा है। तीसरे में से दूसरा पद घटाएं A3 - A2 31 - 23 8 आ रहा है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे का अंतर निकालें, A4 में से A3 माइनस करें 39 - 31 ये भी 8 आ रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 क्रमांगत पदों का अंतर समान आ रहा है और 8 आ रहा है। अतः यहाँ पर सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस समान है। अतः इस स्थिति में जो सूची बन रही है किराए के लिए हमारी संख्याओं की वह एपी में होगी, अर्थात समांतर श्रेणी में होगी। बच्चों अब एक अलग तरह का सवाल इसमें और ले रहा हूँ मैं, अलग तरह का नहीं, उसी में है, थोड़ा सा आयतन से रिलेटेड है और शेष हवा का आयतन कितना है वो उस पर डिपेंड है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन को भी, सेकंड पार्ट है इसका। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बार बेलन में जब पंप से हवा निकाली जाती है तो एक बार में वो पूरे आयतन का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जितना आयतन हवा का है बेलन के अंदर उसका 1/4 वो एक बार में बाहर निकालता है। दूसरी बार में जितनी शेष हवा बची होगी उसका 1/4 निकालेगा।
तीसरी बार में जितनी शेष हवा बची होगी बेलन के अंदर उसका 1/4 निकालेगा। तो हमें यहाँ पर ये बताना है, तो यहाँ पर कि जो आयतन बेलन का आयतन शुरू में था फिर कम होता गया, वो क्या जो सीरीज बन रही है वो एपी में है, और है तो क्यों। तो बच्चों चलो पहले हम मान लेते हैं शुरू में बेलन में कितनी हवा थी उसका आयतन मालूम नहीं है, उस बेलन के आयतन को हम वी मान ले रहे हैं, क्योंकि आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं इसलिए वी से डिनोट कर दे रहे हैं। प्रारंभ में हवा का आयतन जो था बेलन में वी था। तो पहली बार जब पंप चलाया गया उसके द्वारा निकली हवा का आयतन कितना, वी का 1/4 वी हवा निकल गई। तो कितनी शेष बच गई अब बेलन के अंदर, वी में से 1/4 वी को माइनस कर दो तो यह आ जाएगा 3/4 वी। इतना आयतन हवा का शेष अब बेलन के अंदर बच गया। अब हम दूसरी बार फिर पंप चलाएंगे तो इस 3/4 वी जो बची हुई बेलन के अंदर हवा है उसका 1/4 फिर निकल जाएगा। तो दूसरी बार निकली हवा का आयतन 3/4 वी का 1/4 माने 3/4 वी इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3 1 जा 3/4 इंटू 4 4 4 जा 16 वी। तो अब कितना बचा बेलन के अंदर शेष हवा कितनी बची, इतनी घट गई है 3/16 वी तो घट गई है, पहले बची थी 3/4 वी। तो 3/4 वी में से इस 3/16 वी को हमने फिर माइनस कर दिया, एलसीएम 16 लेकर के हमने इसको माइनस किया तो यह आया 12v माइनस 3v इज इक्वल टू 9/16v। तो बाकी आगे निकालने की जरूरत नहीं, बहुत हमने 3 निकाल दिए, 3 बार हमने डिफरेंस निकाल दिया है। तो इसमें अब मैं बताता हूँ आपको। पहला पद जो आया था शुरू में बेलन में हवा थी v आयतन उसका, तो A1 इज इक्वल टू v। दूसरी बार कितनी हवा बची थी, शेष आयतन जब निकल गया 1/4 तो A2 इज इक्वल टू 3/4 v। और तीसरा पद A3 जब दूसरी बार हवा निकली 3/16 वी तो कितनी बच गई थी 9/16 वी। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं अब A1 A2 A3 हमने लिख लिए हैं, A2 माइनस A1 निकाल ले रहे हैं, पहले और दूसरे पद क्रमांगत पदों का अंतर। तो 3/4 वी माइनस वी, A2 माइनस A1 बराबर 3/4 वी माइनस वी, ये इज इक्वल टू यह आ रहा है एलसीएम लेकर के या सीधे भी आप माइनस कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके वी को, माइनस v/4। अब A3 माइनस A2 निकाला है तो यह आ रहा है 9/16v माइनस 3/4v। यह हमने 16 एलसीएम लेकर के इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 9v माइनस 12v/16 इज इक्वल टू माइनस 3/16v। तो यहाँ पर हमने देखा A2 माइनस A1 तो माइनस v/4 आ रहा था, A3 माइनस A2 निकाला तो यह अलग ही आ गया माइनस 3/16v। यहाँ पर क्रमांगत पदों का अंतर समान नहीं है, अर्थात सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, अतः यह पद एपी में नहीं है। तो बच्चों इस प्रश्नावली के शेष सवाल आप देखिए और शाम तक मुझे इस ग्रुप में भेजिए उत्तर, और इससे पिछली प्रश्नावली जो मैंने बताई है उनके भी हल कीजिए। और कोई सवाल आपको नहीं आते हैं आप क्वेरी कीजिए, शेयर कीजिए ग्रुप में, मैं उसका आंसर आपके पास भेजूंगा। ठीक।